रीट मेंस की तैयारी। लगता है शैक्षिक परिदृश्य का भूत आपको डरा रहा है। जी सर, आपको कैसे पता? ये राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, इतने सारे नियम, भाग, धाराएं, सब खिचड़ी बन गया है दिमाग में। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और क्या याद रखूं। यही तो गलती करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स। आरटीई एक्ट को कानून की तरह पढ़ोगी तो बोझ लगेगा, कहानी की तरह समझोगी तो नंबर दिलाएगा। चलो, आज इस कानून को एक फिल्म की तरह देखते हैं, जिसमें हीरो हमारे बच्चे हैं और विलन है अशिक्षा। तैयार हो इस मूवी मैराथन के लिए? मूवी आरटीई की? ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है सर, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो हमारी फिल्म का नाम है आरटीई 2011, कहानी सिलेक्शन वाली। देखो, किसी भी फिल्म की तरह हमें पहले उसकी ओरिजिन स्टोरी समझनी होगी। भारत सरकार ने 2009 में एक बड़ा कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी आरटीई एक्ट 2009। ये तो हो गया हमारी फिल्म का नेशनल हीरो। ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। हाँ सर, ये तो मैंने पढ़ा है। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। बिल्कुल सही। लेकिन भारत बहुत बड़ा और विविध देश है। जो नियम दिल्ली में बैठकर बने, वो सीधे सीधे राजस्थान के किसी दूर दराज के गांव या ढाणी में कैसे लागू होंगे? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के स्टेट हीरो की। केंद्र सरकार ने राज्यों को एक सुपर पावर दी, जो आरटीई एक्ट 2009 की धारा 38 में लिखी है। ये धारा राज्यों को कहती है कि आप इस कानून के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपने नियम बना सकते हैं। ओह अच्छा, तो राजस्थान ने इसी धारा 38 का इस्तेमाल करके अपने नियम बनाए। एकदम सही पकड़ा। राजस्थान सरकार ने इसी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाए। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया एक प्रैक्टिकल रोड मैप था। वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सर। मतलब हमें 2009 के एक्ट और 2011 के नियमों का रिश्ता समझना होगा। बिल्कुल। अब कुछ तारीखें हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं। इन्हें ऐसे याद करो जैसे किसी फिल्म की रिलीज डेट हो। अधिसूचना जारी यानी ट्रेलर लॉन्च 29 मार्च 2011। राजपत्र में प्रकाशन यानी पोस्टर रिलीज 30 मार्च 2011। संपूर्ण राजस्थान में लागू यानी मूवी रिलीज 1 अप्रैल 2011। और इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट में 10 भाग यानी पार्ट्स और 29 नियम यानी सेक्शंस या रूल्स हैं। ये आंकड़ा सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। समझ गई सर। गुड। हमारी फिल्म का पहला भाग यानी भाग 1 प्रारंभिक कहलाता है। इसमें 2 नियम हैं, 1 और 2। नियम 1 तो बस फिल्म का टाइटल और उसके बारे में बताता है, इसका नाम, इसका पूरे राजस्थान में लागू होना वगैरह। असली कहानी शुरू होती है नियम 2 से, जिसमें हैं परिभाषाएं। ये फिल्म के किरदारों का परिचय है। अगर किरदार समझ लिए तो पूरी फिल्म समझ आ जाएगी। परिभाषाएं तो बहुत बोरिंग लगती हैं सर। अरे नहीं, हम इन्हें मजेदार बनाएंगे। चलो कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं। 1, बालक यानी चाइल्ड। इस कहानी का हीरो। कानून की नजर में बालक का मतलब है 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी लड़का या लड़की। हालांकि अब नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के प्रभाव से ये दायरा 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा पर केंद्रित हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा, दुर्बल वर्ग यानी वीकर सेक्शन। ये वे बच्चे हैं जिनके परिवार का नाम सरकार की बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे सूची में है। बस इतना याद रखो, दुर्बल मतलब आर्थिक रूप से कमजोर। तीसरा, असुविधाग्रस्त समूह यानी डिसएडवांटेज ग्रुप। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण समूह है। इसमें वे बच्चे आते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे अनुसूचित जाति के बालक, एससी के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, एसटी के बालक, अनाथ बच्चे, एचआईवी या कैंसर से प्रभावित बच्चे या जिनके माता पिता प्रभावित हैं, युद्ध विधवा के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले यानी दिव्यांग बच्चे। इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। दुर्बल वर्ग का आधार आर्थिक है, जबकि असुविधाग्रस्त समूह का आधार सामाजिक है। चौथा, विद्यालय यानी स्कूल। इस कहानी का मुख्य सेट। 2 तरह के विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो उसे कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। वाह सर, अब ये परिभाषाएं कितनी आसान लग रही हैं। दुर्बल मतलब बीपीएल और असुविधाग्रस्त मतलब एससी और एसटी और अन्य विशेष समूह। बहुत अच्छे। तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझ लिया है।
राजस्थान के नियम इसलिए खास हैं क्योंकि वे सिर्फ राष्ट्रीय कानून को लागू नहीं करते, बल्कि राज्य की जमीनी हकीकत को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे यहाँ ढाणी यानी बिखरी हुई बस्तियां और रेगिस्तानी इलाके हैं। इन नियमों में इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो कहीं भी रहता हो। यह सिर्फ कानून का पालन नहीं है, ये शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलो मोनिका, तुम्हारी तैयारी का पहला टेस्ट। आरपीएससी ने सर्न टीचर ग्रेड 2 संस्कृत एजुकेशन एग्जाम 2018 जीके ग्रुप ए 17/2/2019 में एक सवाल पूछा था। ध्यान से सुनना। राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में विद्यालय से क्या अभिप्राय है? सर, जैसा आपने बताया कि प्राथमिक 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8 को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा बनती है, तो इसका उत्तर 3 होना चाहिए। वे सभी विद्यालय जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। देखो, आरपीएससी ने सीधे सीधे नियम 2 की परिभाषा से सवाल उठा लिया। विद्यालय का मतलब उन सभी स्कूलों से है जो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा देते हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी। अब एक और सवाल, ये मेरी तरफ से है, तुम्हारी समझ को और पक्का करने के लिए। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में कौन शामिल नहीं है? सर, ये तो बहुत आसान है। सी, बीपीएल परिवार का बालक, क्योंकि वो दुर्बल वर्ग में आता है, असुविधाग्रस्त समूह में नहीं। बहुत बढ़िया, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो। यही छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएंगी। चलो, अब फिल्म के अगले हिस्से पर चलते हैं, जहां असली एक्शन शुरू होता है। मोनिका, किसी भी अच्छी फिल्म में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली किरदार होता है। हमारी आरटीई की फिल्म में वो किरदार है एसएमसी, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति। ये स्कूल की सबसे बड़ी ताकत है। एसएमसी के बारे में मैंने बहुत सुना है सर, पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आज सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। छोटे से गांव प्रेरणापुर के प्रेरणा प्राथमिक विद्यालय की कहानी। कुछ साल पहले ये स्कूल जर्जर हालत में था। बच्चे कम थे और पढ़ाई का स्तर भी ठीक नहीं था। फिर गांव की एक माँ ने, सरोज देवी ने, आरटीई नियमों को समझा और एसएमसी की ताकत को पहचाना। फिर जो हुआ वही इन नियमों की आत्मा है। देखो, भाग 2 में नियम 3, 4 और 5 एसएमसी के बारे में ही है। नियम 3 कहता है कि हर सरकारी स्कूल यानी कक्षा 1 से 8 में एक एसएमसी होगी। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इस एसएमसी के 2 स्तर होते हैं। साधारण सभा यानी जनरल बॉडी, इसे समझो स्कूल की ग्राम सभा। इसमें स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता, अभिभावक, सभी टीचर्स और उस इलाके के चुने हुए जनप्रतिनिधि, पंच या पार्षद सदस्य होते हैं। मतलब पूरा गांव ही स्कूल की सभा है। इसकी बैठक हर 3 महीने में कम से कम एक बार होनी जरूरी है। दूसरी, कार्यकारिणी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये है एसएमसी की एक्शन टीम या कैबिनेट। असली फैसले यही लेती है। ये 16 सदस्यों की एक टीम होती है। 16 सदस्य? सर, ये कौन कौन होते हैं? यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चिंता मत करो, ये टेबल तुम्हारे 2 नंबर पक्के करेगी। इसे दिमाग में छाप लो। इसका तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अब देखो, नियम 4 क्या कहता है। इस 16 सदस्यों की टीम में अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन और उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरपर्सन हमेशा चुने हुए 11 अभिभावकों में से ही होंगे। कोई टीचर या नेता अध्यक्ष नहीं बन सकता। ताकत सीधे सीधे माता पिता के हाथ में दी गई है। और इस समिति की बैठक हर महीने अमावस्या को होती है। और बैठक के लिए गणपूर्ति यानी न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति कुल सदस्यों का 1/3 यानी 1/3 होती है। मतलब 16 का 1/3 लगभग 6 सदस्य होने पर बैठक हो सकती है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया सर। बिल्कुल। अब आते हैं नियम 5 पर। हमारी कहानी की हीरोइन सरोज देवी ने अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने विद्यालय विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी बनाई। ये योजना 3 साल के लिए बनती है, जिसमें हर साल की अलग अलग उपयोजना होती हैं। इसे वित्तीय वर्ष समाप्त होने से कम 3 महीने पहले बनाना होता है। इसी योजना के आधार पर स्कूल को सरकार से अनुदान मिलता है। तो एसएमसी सिर्फ निगरानी नहीं करती, बल्कि योजना भी बनाती है। यही तो इसकी खूबसूरती है। एसएमसी कोई दिखावटी समिति नहीं है। ये स्कूल की एक छोटी सरकार है जिसे कानून ने असली शक्तियां दी हैं। इसमें 75% माता पिता का होना यह सुनिश्चित करता है कि फैसले स्कूल की भलाई के लिए हों, न कि किसी अधिकारी की मर्जी से।
महिलाओं को 50% आरक्षण देना ये स्वीकार करता है कि बच्चों के शिक्षा में मां की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और ये उन्हें गांव के स्तर पर नेतृत्व करने का अवसर भी देता है। ये असल में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम कह सकते हैं स्कूल की सरकार अब गांव के हाथ में। चलो अब देखते हैं आरपीएससी इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछता है। तैयार हो? जी सर, बिल्कुल। बताओ, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में अभिभावक या संरक्षक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? सर 16 में से 11 सदस्य अभिभावक होते हैं, तो उत्तर है 4-11। एकदम सही। देखा, टेबल कितनी काम की है। अब एक और सवाल, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितना होता है? सर ये तो आपने शुरू में ही बताया था, नियम 3 के अनुसार 2 वर्ष। बहुत खूब, तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। अब 2 सवाल मेरी तरफ से, सोचकर जवाब देना मोनिका। एसएमसी कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितना होता है? सर आपने बताया था 1/3, तो सही उत्तर है बी। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल इस सेक्शन का, विद्यालय विकास योजना एसडीपी कितने वर्षों के लिए तैयार की जाती है? सर ये सी 3 वर्ष की योजना होती है, जिसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं होती हैं। बेहतरीन, तुमने एसएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हमारी फिल्म के अगले भाग पर चलते हैं, जहां एक बच्ची का सपना पूरा होने वाला है। मोनिका, अब हमारी कहानी में एक नई किरदार की एंट्री होती है। उसका नाम है आशा, जो एक दूर दराज की ढाणी में रहती है। उसका सपना है कि वो शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। यहीं पर सरकार और आरटीई नियम उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कैसे सर? भाग 5 पूरी तरह से राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में है। नियम 7 पड़ोस के क्षेत्र या सीमाएं। ये नियम सरकार को आदेश देता है कि हर बच्चे के लिए उसके पड़ोस में स्कूल हो। पड़ोस का मतलब है कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर, कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर। और आशा जैसी बच्ची जो रेगिस्तानी या बिखरी आबादी वाले इलाके में रहती है, उसके लिए विशेष प्रावधान है। सरकार वहां भी स्कूल स्थापित करेगी जहां कम से कम 150 की आबादी हो और 6 से 11 आयु वर्ग के 20 बच्चे हों। नियम 8 राज्य सरकार का उत्तरदायित्व। ये नियम सुनिश्चित करता है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल ही ना मिले, बल्कि शिक्षा के लिए जरूरी चीजें भी मिलें, जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, निःशुल्क गणवेश यानी यूनिफॉर्म, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री और उपकरण। तुम्हें पता है, राजस्थान सरकार ने 2021 में एक बड़ा फैसला लिया था कि आरटीई के तहत अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म भी मुफ्त दी जाएगी। ये इसी नियम 8 का व्यवहारिक रूप है। नियम 9 अभिलेखों का रखरखाव। स्थानीय निकाय यानी पंचायत या नगर पालिका की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र के सभी बच्चों का जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक का रिकॉर्ड रखे। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रह जाए। वाह मानसा। अब आता है हमारी कहानी का क्लाइमैक्स। आशा का सपना कैसे पूरा होगा? इसका जवाब है भाग 6 में, जो स्कूलों की जिम्मेदारियों को तय करता है। और इसका सबसे क्रांतिकारी नियम है नियम 10। नियम 10 25% प्रवेश। ये नियम कहता है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी एंट्री लेवल कक्षा, चाहे वो नर्सरी हो, एलकेजी हो या पहली कक्षा, की कुल सीटों में से 25% सीटें दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी और उन्हें 8वीं तक मुफ्त पढ़ाना होगा। वाह, तो आशा को इसी कोटे के तहत एडमिशन मिल सकता है? बिल्कुल, और ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है www.rajpsp.nic.in, जहां अभिभावक आवेदन करते हैं। अगर सीटें कम और आवेदन ज्यादा हों तो ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन होता है। कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू नहीं। लेकिन सर, प्राइवेट स्कूल मुफ्त में क्यों पढ़ाएंगे? उनका तो नुकसान होगा। बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है नियम 11 फीस की प्रतिपूर्ति। सरकार इन 25% बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती है। सरकार द्वारा तय की गई राशि, जिसे प्रति बालक व्यय कहते हैं, सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाती है। ये भुगतान साल में 2 बार किया जाता है। तो ये स्कूल पर बोझ नहीं, बल्कि सरकार और निजी स्कूलों के बीच एक साझेदारी है। सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। ये संविधान के अनुच्छेद 21A की आत्मा को सही मायनों में लागू करता है। ये सुनिश्चित करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कुछ अमीर बच्चों का विशेषाधिकार न रह जाए, बल्कि हर बच्चे का हक बने। ये निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का उपयोग करके सार्वजनिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक शानदार मॉडल है। ये सरकार और निजी स्कूलों को शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर समाज बनाने के लिए भागीदार बनाता है।
वाओ मानसर। चलो इस क्रांतिकारी भाग से कुछ सवाल हो जाएं। जी सर, मैं तैयार हूँ। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिए पहली कक्षा की कुल छात्र संख्या के कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी? सर, इसका जवाब है 25%। बहुत बढ़िया। अब ये सवाल देखो, ये तुम्हारे सीनियर से राजस्थान 3rd ग्रेड मैथ्स एंड साइंस ऑफिशियल पेपर 25 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। सर, फीस की प्रतिपूर्ति सीधे विद्यालय को की जाती है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। बिल्कुल सही तर्क। अब कुछ और सवाल। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय उनके पड़ोस में कितनी दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है ए, 1 किलोमीटर। प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से कितने समय की होगी? ये बी, 6 मास है सर। गुड। अब बताओ, क्या कोई विद्यालय प्रवेश के समय बालक से कैपिटेशन शुल्क यानी डोनेशन ले सकता है? बिल्कुल बी, नहीं, ये गैरकानूनी है। शानदार। तुम्हारी पकड़ इस विषय पर मजबूत होती जा रही है। चलो अब फिल्म के उन किरदारों की बात करते हैं जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। हमारे शिक्षक। जी सर। मोनिका, स्कूल की इमारतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली शिक्षा तो एक शिक्षक ही देता है। तुम सब भविष्य के शिक्षक हो, इसलिए भाग 7 तुम्हारे लिए एक गाइड बुक की तरह है। यह अध्यापकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में है। ये तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है सर। बिल्कुल। चलो देखते हैं इसमें क्या खास है। नियम 20, अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं। यह नियम कहता है कि शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यताएं वही होंगी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर तय करेगी। जैसे तुम्हारे लिए रीट पास करना जरूरी है। नियम 21, अध्यापकों के कर्तव्य। ये एक शिक्षक की आचार संहिता है। इसे एक चेकलिस्ट की तरह याद रखो। समय का पालन, स्कूल में नियमित रूप से और समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम पूरा करना, निर्धारित समय के भीतर पाठ्यक्रम को पूरा करना और समझाना, व्यक्तिगत ध्यान, हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता देना, अभिभावकों से संपर्क, नियमित रूप से अभिभावकों के साथ बैठक यानी पीटीएम करना और उन्हें बच्चे की प्रगति के बारे में बताना, निजी ट्यूशन पर रोक, कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। नियम 22, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात। यह नियम क्लासरूम मैनेजमेंट की आत्मा है। एग्जामिनर यहां से सवाल जरूर बनाता है। इसके लिए एक टेबल देखते हैं जो आरटीई अधिनियम के अनुसूची में दी गई है। वाह सर! यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सभी दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो। मोनिका, आज टेस्टक्यू ऐप पर 999 वन लाइनर लॉन्च हुई है। क्या आपने उसे डाउनलोड कर लिया? देखो मोनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 के लिए 100 अंक और लेवल 2 के लिए 80 अंक यानी राजस्थान जीके के लिए रामबाण औषधि है, जो कि सिलेक्शन में अहम रोल अदा करता है। इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। मान सर, क्या इसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकलवा सकते हो। यही तो खास बात है टेस्टक्यू ऐप की कि यहाँ पर जो भी कुछ है उस पर आपका पूरा हक है। अब आते हैं नियम 23 पर, शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे। एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में तैयारी के घंटों के साथ न्यूनतम 45 कार्य घंटे निर्धारित हैं। नियम 24, शिक्षकों के लिए शिकायत निवारण। यह नियम शिक्षकों को सुरक्षा देता है। अगर किसी शिक्षक को कोई समस्या है तो उसके लिए एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली है। पहला, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में। दूसरा, जिला स्तर पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में। तीसरा, राज्य स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा गठित समिति। सर, ये तो बहुत संतुलित व्यवस्था है। शिक्षकों पर जिम्मेदारियां हैं तो उनके अधिकारों की सुरक्षा भी है। बिल्कुल। कानून का उद्देश्य शिक्षकों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें एक बेहतर पेशेवर बनने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। ये एक दो तरफा अनुबंध है। कानून शिक्षकों से व्यावसायिकता की अपेक्षा करता है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।
ये एक स्वस्थ और उत्पादक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करता है। चलो अब शिक्षकों से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 शिक्षक छात्र अनुपात है। सर प्राथमिक स्तर पर आधार अनुपात 1:30 है। बिल्कुल सही। का अनुपात 120 से अधिक छात्र होने पर लागू होता है, लेकिन आधार अनुपात 1:30 ही माना जाता है। अब मेरी तरफ से एक सवाल। राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित हैं तैयारी के घंटों के साथ? इसका उत्तर है बी, 45 घंटे। यदि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में 130 विद्यार्थी हैं, तो RTE मानकों के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? सर 121 से 200 छात्रों के बीच 5 शिक्षक होते हैं और 150 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक भी होता है, लेकिन यहाँ 130 है तो 150 से कम है, इसलिए शायद 5 शिक्षक। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पेच है। नियम कहता है 121 से 200 के बीच में 5 शिक्षक और 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक। चूंकि 130 150 से कम है, इसलिए सही उत्तर होगा सी, 5 शिक्षक। अगर छात्र 151 होते तो उत्तर डी होता। देखा कितना बारीक अंतर है। जी सर, अब ये हमेशा याद रहेगा। वेरी गुड। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं है जैसा कि नियमों में वर्णित है? ये तो स्पष्ट है सर, सी, छात्रों को निजी ट्यूशन देना मना है। बहुत अच्छे। चलो अब हम अपनी फिल्म के ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ते हैं। मोनिका, हमारी फिल्म का अंतिम भाग पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित है। भाग 8 में नियम 25 है, जो पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से संबंधित है। ये कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हो। भाग 9 में नियम 26 से 28 हैं। नियम 26, शैक्षणिक प्राधिकरण। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में पाठ्यक्रम बनाने, मूल्यांकन प्रक्रिया तय करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है? इसका जवाब है SCERT उदयपुर, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे राज्य का शैक्षणिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। नियम 28, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह नियम कहता है कि बच्चों का मूल्यांकन रटने की बजाय उनकी समझ और कौशल के आधार पर लगातार होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 8 तक पूरी होने तक किसी भी बच्चे को न तो फेल किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। हालांकि 2019 में केंद्र सरकार ने एक संशोधन किया है, जिससे अब राज्यों को यह अधिकार है कि वो 5वीं और 8वीं में परीक्षा लेकर बच्चों को रोक सकते हैं। लेकिन राजस्थान में अभी भी नो डिटेंशन नीति ही प्रमुखता से लागू है। सर अब जाके ये पूरा कानून एक कहानी की तरह समझ आया है। आपने इसे इतना सरल और यादगार बना दिया। लेकिन एक आखिरी सवाल है। अब सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन इतने सारे फैक्ट्स, नियम और संख्याएं, इन्हें परीक्षा तक याद कैसे रखूं? और सबसे ज़रूरी, इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करूं ताकि परीक्षा में गलती ना हो? मोनिका, तुमने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ज्ञान को जीत में बदलना ही असली कला है। कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया, पर रीट मेंस में स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। इसके लिए टॉपर्स एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट क्यू ऐप। टेस्ट क्यू ऐप? हाँ, इसकी 9,999 वन लाइनर प्रश्नों की PDF कोई साधारण PDF नहीं, बल्कि रीट मेंस में सफलता की गारंटी है। इसमें राजस्थान जीके और हर टॉपिक के वो फैक्ट्स हैं जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। इस एक PDF से तुम लेवल 1 में 100 अंक और लेवल 2 में 80 अंक तक पक्के कर सकती हो। ये हजारों किताबों का निचोड़ है जो तुम्हारी तैयारी को एक नई दिशा देगा। 9,999 प्रश्न, ये तो बहुत ज्यादा है। यही तो इसकी ताकत है। जब तुम इतने सारे प्रश्नों से गुजरोगी तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। और सबसे अच्छी बात, टेस्ट क्यू ऐप पर रीट मेंस के लिए रोज फ्री क्विज भी होती है। तुम आज ही इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को परख सकती हो। अपनी तैयारी को टॉप गियर में डालो। जब हजारों सवाल तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो एग्जाम हॉल में कोई भी सवाल नया नहीं लगेगा। यही है स्मार्ट तैयारी का तरीका। चलो, इस आखिरी भाग से भी कुछ सवाल हो जाएं। राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार राज्य में पाठ्यक्रम निर्धारण एवं मूल्यांकन हेतु शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है?
सर इसका उत्तर है 3 SCERT उदयपुर। बिल्कुल सही। अब कुछ और प्रश्न। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? इसका उत्तर है C RSCPCR राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राजस्थान RTE नियमों के किस भाग में बाल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है? सर ये अंतिम भाग था, C भाग 10। यदि कोई बालक या अभिभावक विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी अपील कहाँ दर्ज करा सकता है? सर आपने त्रिस्तरीय प्रणाली बताई थी, विद्यालय के बाद अगला स्तर ब्लॉक होता है, तो उत्तर है B ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति के पास। बहुत बढ़िया मोनिका, तुमने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलो अब देखते हैं इसकी फिल्म से तुमने कितना सीखा। तैयार हो एक रैपिड फायर राउंड के लिए? जी सर। SMC की कार्यकारिणी समिति में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? 50%। RTE नियमों के तहत क्या किसी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र ना होने पर प्रवेश से वंचित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। विद्यालय विकास योजना SDP तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की। कक्षा 6 से 8 के लिए निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? 35:1। धन्यवाद मान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो RTE को इतना आसान और दिलचस्प बना दिया। अब मुझे इस टॉपिक से डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। मैं आज ही टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करूंगी। दोस्तों, यही है सफलता का रास्ता। कॉन्सेप्ट को कहानी की तरह समझो, PYQ से पैटर्न को पकड़ो और टेस्ट क्यू जैसे प्लेटफॉर्म से जमकर प्रैक्टिस करो। आपकी मेहनत और सही रणनीति ही आपको रीड मेंस 2025 में आपकी ड्रीम जॉब दिलाएगी। ऑल द बेस्ट।